हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो संविधान का भाग 5 है उस पर चर्चा की थी, यानी संघ सरकार पर चर्चा की थी। संघ सरकार से जुड़ी हुई जो सामान्य बातें थी उनको हमने देख लिया था। इसके बाद हम अध्याय 1 को शुरू किया था और अध्याय 1 में सबसे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना शुरू किया था और राष्ट्रपति से संबंधित जो सामान्य बातें थी उस पर चर्चा कर ली थी। अभी आज हम आर्टिकल 52 से जो आर्टिकल 62 है उन पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 52 को, यानी हमने भाग 5 के अंदर किसको पढ़ा था? संघ सरकार को पढ़ा था, जिसका उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक किया गया था और इसको हमने 5 भागों में बांटा था, यानी 5 अध्यायों में बांटा था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इसके बाद अध्यादेश शक्ति और न्यायपालिका और लास्ट में केग। इस प्रकार से हमने 5 भागों में बांटा था। सबसे पहला जो भाग था संघीय कार्यपालिका, और उसके तहत हमने राष्ट्रपति बनना शुरू किया था और राष्ट्रपति से संबंधित सामान्य जो बातें थी वो कर ली थी। आज हम राष्ट्रपति से जुड़े जो आर्टिकल हैं उन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल सबसे पहले आता है आर्टिकल 52। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 52 आता है। आर्टिकल 52 में बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बताया गया था? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 52 में किया गया। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सारी राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति इनका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्या लिखा गया आर्टिकल 53 में? कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 में बताया गया कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्या लिखा गया आर्टिकल 53 के अंदर? कि सारी की सारी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित है? राष्ट्रपति के अंदर निहित है और राष्ट्रपति इनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और आप इस बात को जानते हैं कि सारी कार्यपालिका शक्तियां तो राष्ट्रपति को दी गई है, यानी भारत का सर्वोच्च कार्यपालक राष्ट्रपति को बना दिया गया है। लेकिन कार्यपालिका से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो केवल राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। कर्ता कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है, यानी उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग कौन कर रहा है? उनके अधीनस्थ कर रहे हैं, न कि स्वयं कर रहा है, यानी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद करता है। इसके अलावा दूसरी बात जो आर्टिकल 53 में लिखी गई है वो है कि ये तीनों सेनाओं, या हम ये कहें कि देश के जो रक्षा बल हैं उनका सर्वोच्च समादेश होता है। क्या लिखा गया है? देश के रक्षा बलों
का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 में दूसरी जो बात लिखी गई है वो लिखी गई है कि देश के जो रक्षा बल है उनका सर्वोच्च समादेश किस में निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। आप इस बात को जानते हैं कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। यानी युद्ध की अगर घोषणा करनी हो या शांति की घोषणा करनी हो तो ये कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 53 के तहत, क्योंकि उन्हें क्या है कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है। तो आर्टिकल 52 में तो ये बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। आर्टिकल 53 जो इसमें कहा गया कि सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इनका प्रयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। और आप इस बात को जानते भी है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके वास्तव में इनका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। इसीलिए तो राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका या औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान कहते हैं और प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कहते हैं। दूसरी बात जो आर्टिकल 53 में लिखी गई है वो है कि देश के रक्षा बलों यानी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इसके बाद हम आर्टिकल 54 की बात करते हैं। आर्टिकल 54 जो है इसके अंदर राष्ट्रपति के चुनाव की या निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन के बारे में बताया है। दोस्तों ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अन्य जो एमएलए एमपी का जो निर्वाचन होता है उस प्रकार से नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 बात करता है और ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो सीधा जनता के द्वारा नहीं होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं उसको देखते हैं। दोस्तों इस निर्वाचक मंडल के अंदर सबसे पहले बात आती है संसद के जो निर्वाचित सदस्य, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? संसद के केवल निर्वाचित सदस्य। दूसरे, राज्यों की जो विधानसभा होती है, विधानसभा, इन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके निर्वाचित सदस्य, यानी दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या कहता है आर्टिकल 54? आर्टिकल 54 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है और कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधा जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के केवल निर्वाचित सदस्य होंगे।
दोस्तों केवल शब्द आया है, यहां से कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और अक्सर एग्जामों में ऐसे पूछे भी जाते हैं। क्या कहा है, केवल एक शब्द जोड़ा है, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य। अगर ये बोल दें कि संसद के सदस्य, ऑप्शन ये आ जाता है कि संसद के सदस्य, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां से क्या कहा गया, केवल निर्वाचित सदस्य, यानी वो ही सदस्य होंगे जो निर्वाचित होकर आए हैं। आप जानते हैं कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राज्यसभा के अंदर आर्टिकल 82 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो जो नॉमिनेटेड होते हैं वो, यानी जो मनोनीत होते हैं, वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यानी 2 लोकसभा के अंदर और 12 राज्यसभा के अंदर, ये जो 14 सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो कौन लेंगे, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, यानी इलेक्टेड सदस्य भाग लेंगे, नॉमिनेटेड जो मेंबर होंगे वो भाग नहीं लेंगे। दूसरा कह रहा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य आते हैं। यानी यहां पर भी आप जानते हैं कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, वो भाग नहीं लेगा। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये जो दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है, इनको पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन 70वां जो संविधान संशोधन किया गया था सन 1992 में, इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधा जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और एक निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। इसमें शामिल होते हैं संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, यहां से ध्यान रखना, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह था आर्टिकल 54 के अंदर। इसके बाद हम आर्टिकल 55 की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो आर्टिकल है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 55। अनुच्छेद 55। आर्टिकल जो 55 है इसमें किसका उल्लेख किया गया है, इसमें राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, यानी 54 में निर्वाचन से संबंधित उल्लेख था, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रक्रिया बोलो, पद्धति बोलो, विधि बोलो, ढंग बोलो, दौड़ बोलो, जच्चा वो बोलो। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया, पद्धति, विधि, जो भी उचित रहे बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 55 में। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अन्य चुनाव से थोड़ी मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं कहेंगे, थोड़ी सी मुश्किल है और थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। यहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया के अंदर हम पढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय
मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसकी प्रक्रिया कैसी होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों ये जो लाइन है ये छात्र अक्सर रट लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा अर्थ है वो मुश्किल अर्थ है, लेकिन ज्यादा नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे, अगर 5-7 मिनट अगर ध्यान लगा लिया तो अपने को आसानी से समझ में आ जाएगी। ये 4 शब्द आते हैं इसकी प्रक्रिया में। कौन कौन से? अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान। अगर हम इन चारों शब्दों का अर्थ समझ जाते हैं तो हमारे लिए ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया याद रखना बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष। ये जो अप्रत्यक्ष शब्द आया है इसकी बात करते हैं। दोस्तों आप देखते हैं कि सामान्यतः चुनाव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। आप जानते हैं कि जो एमएलए, एमपी, पंचायती राज के जो चुनाव है वो किस प्रकार से होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इनको प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो जनता होती है वो जनता स्वयं भाग लेती है, यानी स्वयं जनता भाग लेती है, सीधा वोट जनता के होते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कौन से होते हैं? यहाँ पर सीधा जनता भाग न लेकर जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो भाग लेते हैं। यानी यहाँ पर तो प्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं उनमें तो स्वयं जनता भाग ले रही है। अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता है? जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी जो एमपी, एमएलए, यही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, ये इन दोनों में मुख्य अंतर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जनता सीधा भाग नहीं ले रही है, बल्कि कौन भाग ले रहे हैं? जनता के जो प्रतिनिधि है, एमपी, एमएलए भाग ले रहे हैं, यानी संसद के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य भाग ले रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट शब्द आता है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। कौन सा शब्द आता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों ये जब आप नाम पढ़ते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मैथ की कोई कैलकुलेशन होगी इसमें? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें मैथ की ही कैलकुलेशन होती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो आम चुनाव होते हैं, एमपी, एमएलए, इनके जो चुनाव होते हैं, इनमें जब हम वोट डालते हैं तो जैसे मैंने वोट डाला तो मेरे वोट का मूल्य 1 होता है। इसी प्रकार आपने 1 वोट डाला, आपके वोट का मूल्य 1 गिना जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो राज्य विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए और संसद के सदस्य यानी एमपी जो होते हैं, इनके मतों का मूल्य निकाला जाता है। और जो सांसद, विधायक होते हैं, इनका मत का मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी 2 राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य भी क्या होता है? अलग अलग होता है, जिन्हें हम वेटेज भी कहते हैं। और ये वेटेज जो होता है वो उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाता है।
इसे ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। क्या बात हुई थी कि साधारण जो चुनाव होते हैं उनमें एक मत का एक मूल्य गिना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभा के जो विधायक होते हैं यानी एमएलए है, देश के अंदर जितने भी निर्वाचित और जो सांसद हैं, इनके मतों का मूल्य निकाला जाता है। प्रत्येक विधायक यानी प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग होता है, सांसद का मूल्य अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो केवल संघ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये भारत के सभी राज्यों का और संघ दोनों का, या हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो तथा संघ और राज्य के मध्य समानता स्थापित हो, इसलिए ये मत मूल्य निकाले जाते हैं। इसलिए इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर विधायक जो हैं उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, और सांसद जो है उनकी संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? 776 है, ठीक है, जिनमें 790 है, जिनमें से अगर 14 हम निकाल दें जो मनोनीत किए गए हैं, इसके बाद तो 776 बचती है। तो इनमें जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो बड़े राज्य हैं और जो छोटे राज्य हैं, अगर इन दोनों राज्यों के विधायकों का समान मत मूल्य रख दें तो ये बात तो उचित नहीं रहेगी। इसलिए प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में उस राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। तो ये वेटेज जिस तरह से, जिस प्रकार से तय किया जाता है, उस प्रकार को या उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। और ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई गई है। दोस्तों अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, और निर्धारित कोटा जो होता है वो कैसे निकालते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का आप अर्थ समझ गए होंगे कि सांसद और विधायकों के मतों का अलग अलग मूल्य होता है, जिनको वेटेज कहते हैं। और ये वेटेज जिस आधार पर तय किया जाता है, जिस तरीके से तय किया जाता है, उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व कह सकते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई गई है। क्यों अपनाई गई? क्योंकि जो राज्य हैं और जो संघ है, इनके मध्य समानता स्थापित हो और सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए इस प्रणाली को अपनाई गई है। तो हम पढ़ रहे थे एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालें। एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य निकालने का क्या सूत्र रहेगा? उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मल्टीप्लाई 1/1000। ये दोस्तों सूत्र है एक विधायक या एक एमएलए के मत का मूल्य निकालने का। क्या सूत्र बताया? एक विधायक या एक एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे हम? जिस राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालना है, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई 1/1000 यानी 1/1000। देखो दोस्तों, यहां पर कुल जनसंख्या की बात की गई है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में निकलेगा, लेकिन अब यहां पर जो जनसंख्या है उसका आधार वर्ष किसको माना गया? यानी
जनसंख्या का आधार वर्ष किसको माना गया है? 1971 को जनसंख्या का आधार वर्ष माना गया है। यानी 1971 के अंदर जो जनगणना हुई थी उस समय उस राज्य की कितनी जनसंख्या थी उसको हमें यहाँ पे रखना है। जैसे हम बात करें कि 1971 की जो जनगणना हुई थी हमारे राजस्थान की कितनी थी, तो हम उस जनसंख्या को यहाँ रखेंगे। इसके बाद उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी हमारे यहाँ विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य है, तो हम 200 यहाँ रख देंगे। तो 1971 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी उसको यहाँ पे रख देंगे और गुणा 1/1000 कर देंगे, तो हमारे राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 को माना गया है, जो कब तक चलेगा? 2026 तक मान्य होगा। यानी 2026 तक जो भी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे उनमें जो जनसंख्या का आधार वर्ष है वो 1971 को ही माना जाएगा। अब जबकि हम राजस्थान के हैं और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना होगा? यानी ये पूछ ले कि राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य ये तो एक एमएलए के मत का मूल्य निकालने का सूत्र था, उसका आधार वर्ष 1971 जो 26 तक रहेगा। राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना निकलता है? 129 है। राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना है दोस्तों? 129 है। और राजस्थान के कुल एमएलए या कुल विधायकों मत मूल्य, राजस्थान के कुल विधायकों का मत मूल्य पूछे तो कितना आएगा? आप जानते हैं कि एक का कितना है? 129 है। टोटल कितने हैं? 200 है, तो कितने हो जाएंगे? 25,800। यानी राजस्थान के 200 विधायकों का मत मूल्य कितना आ गया? 25,800 आ गया। और राजस्थान के एक एमएलए का कितना मत मूल्य है? 129 है। इस प्रकार भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है यानी विधायक है उनका मत मूल्य निकालना होता है। कब? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब जब हम राजस्थान के बारे के हैं और तो राजस्थान के एक एमएलए की हमने बात कर ली कि उसका जो मत मूल्य है वो 129 आ रहा है। राजस्थान के कुल विधायकों का मत मूल्य 129 × 2 यानी 25,800 आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसके विधायक का सर्वाधिक मत मूल्य है। तो सर्वाधिक मत मूल्य की अगर मैं बात करूं तो यूपी के एक विधायक का मत मूल्य आता है 208। कितना आता है यूपी के एक विधायक का मत मूल्य? 208 आता है। ऐसा क्यों है यूपी का ज्यादा? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये मत मूल्य जनसंख्या के अनुपात में नहीं कर रहे, और तो जिस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य के विधायक का मत मूल्य भी अधिक आएगा। और आप जानते हैं कि यूपी की भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसकी भारत में पॉपुलेशन की दृष्टि से प्रथम स्थान आता है, इसलिए यूपी के एक विधायक का मत मूल्य कितना आएगा? 208 आता है। ये तो होगी बात सर्वाधिक की। अब न्यूनतम किस राज्य के विधायक का मत मूल्य आएगा? न्यूनतम मत मूल्य किस राज्य के विधायक का आएगा? तो यहां पे नाम आएगा सिक्किम। सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य मात्र 7 ही है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं? उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000। ठीक है। और यहाँ पे जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो 1971 की जनगणना को बनाया गया है जो 2026 तक रहेगा। अब
जबकि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की एक एमएलए का मत मूल्य 129 आता है। राजस्थान के सभी जो विधायक हैं, 200 विधायक हैं, उनका मत मूल्य कुल हो जाएगा 25,800। सर्वाधिक मत मूल्य यूपी के एक विधायक का है जो 208 आता है, और न्यूनतम मत मूल्य सिक्किम के विधायक का आता है जो मात्र 7 आता है। ये बात हो गई विधायक का मत मूल्य कैसे निकलता है। इसके बाद मैंने बात बताई थी कि सांसद का भी मत मूल्य निकालना पड़ता है। तो सांसद का मत मूल्य किस प्रकार से हम निकालेंगे उसको देख लेते हैं। एक सांसद, सांसद कह दो या एमपी कह दो, मत मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे। देश के, या ये बोल दें कि सभी राज्यों के, देश के सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। क्या है सूत्र एक सांसद के मत का मूल्य निकालने का? देश के सभी राज्यों के निर्वाचित जो विधायक है उनके मतों का कुल मूल्य, जैसे अभी हमने निकाला था एक राजस्थान के एक विधायक का कितना 129, जबकि राजस्थान के सभी विधायकों का कितना आया था 25,800 आया था। इस प्रकार सभी राज्यों के जो विधायक हैं उन सब का कुल मत मूल्य कहाँ रखना होगा? ऊपर रखना होगा, और नीचे संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। आप देखते हैं कि संसद जो है इसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर 545 सदस्य, राज्यसभा में कितने हैं 245 सदस्य हैं। टोटल कितने हो गए 790 सदस्य। ठीक है, अब आप देखते हैं कि आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा के अंदर मनोनीत करता है, और राज्यसभा के अंदर आर्टिकल 82 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यानी टोटल कितने से 790 थे, 12 2 14, ये 14 सदस्य तो हो गए मनोनीत। तो अगर हम 790 में 14 निकाल दें तो ले पीछे कितने बचेंगे 776 सदस्य। ये क्या है? इलेक्टेड है, यानी निर्वाचित है। तो 776 हम लिखेंगे बटे में। समझ गए होंगे दोस्तों कि एक सांसद यानी एमपी का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? देश के सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। यानी ऊपर देश के सभी राज्यों के जो निर्वाचित विधायक है उनका मत मूल्य, नीचे कितने लिखेंगे 776, यानी संसद के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं 776 है। इस प्रकार से हम एक सांसद का मत मूल्य जब निकालते हैं तो एक सांसद का मत मूल्य आता है, इस सूत्र से जब हम निकालते हैं तो एक सांसद का मत मूल्य 708 आता है। कितना आता है? 708 आता है। और टोटल कितने हैं सांसद? 776। तो अगर हम 708 को 776 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समथिंग आते हैं 5.49 लाख। ये सभी जो 776 है, इन सभी 776 सांसदों का क्या आ गया? मत मूल्य आ गया। और हम देश के सभी विधायकों की अगर बात करें, ये तो क्या हो गया? देश के कुल
निर्वाचित सांसदों का मूल्य, ये तो कुल निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य आ गया। देश के कितने कुल निर्वाचित सांसद है? 776। अगर बात करता हूं देश के कुल विधायकों, यानी सभी राज्यों के जितने भी विधायक हैं उन सभी विधायकों का मत मूल्य अगर पूछे ना तो कितना आएगा? 5.49 लाख। देखो दोस्तों, सभी देश के सभी विधायकों का कुल मत मूल्य कितना आ रहा था? 5.49 लाख आया। सभी सांसदों का मत मूल्य कितना आया? 5.49 लाख आया। समथिंग, यानी ये दोनों समान आ गए। जबकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर विधायक जो है इनकी संख्या, यानी एमएलए जो है इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 200 तो हमारे राजस्थान में है। तो इस प्रकार सभी राज्यों के जो कुल विधायक है निर्वाचित उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाती है। जबकि आप देखते हैं कि जो सांसद है निर्वाचित उनकी संख्या तो मात्र 776 है। तो इसी प्रकार का जो ये अंतर है एमपी और सांसद और विधायकों में, इसी को समाप्त करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाई थी, ताकि सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो और संघ और केंद्र के मध्य समानता स्थापित हो। तो आप समझ गए होंगे एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलता है और एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकलता है। दोस्तों, इससे आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है, न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। दोस्तों, जो अन्य चुनाव होते हैं एमपी के, एमएलए के, पंचायतों के, यानी राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के चुनावों को छोड़ करके बाकी जो चुनाव होते हैं उनमें हमारे यहाँ क्या होता है? फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम चलता है। कौन सा? फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट। क्या चलता है? फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम चलता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर चुनाव के अंदर 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, जैसे ए बी सी डी, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। भले ही उसे 20% वोट क्यों ना मिला हो, 80% लोगों ने उसके समर्थन में नहीं है, फिर भी वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि सभी कैंडिडेटों में सबसे ज्यादा उसी ने प्राप्त किया होता है। तो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम चलता है साधारण चुनाव में। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो विजेता हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। क्या प्राप्त करना होता है? एक निर्धारित या न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, यानी जो वोट डाले जाते हैं उनका एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। इनमें क्या था फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट में कि जो सबसे टॉप आया, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले वो विजेता हो गए। यहाँ पर न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, जिसको सबसे ज्यादा मिला है लेकिन अगर उसने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया है तब तक वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा। तो हम न्यूनतम कोटा कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों, जो भी कुल वेद मत होते हैं, कुल वेद मत मूल्य बटे 1+1 और इन सब में 1, ये सूत्र होता है न्यूनतम कोटा निकालने का। यानी जो कुल वेद मत है उनका एक निश्चित भाग प्राप्त करने का ये सूत्र है। कुल वेद मत यानी मैंने बताया था ना 5.49 और 5.49, अगर इन जोड़ो तो 10.98 लाख, यानी ये जो है ये यहाँ पे रखना है। इसके बाद यहाँ पर 1+1 लिखा है। इस 1 का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कुल निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार, कुल निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए। जबकि आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद तो एक ही होता है, तो जीतना कितने जीतेंगे? एक ही व्यक्ति जीतेगा। इसलिए मैं ये लाइन नहीं लिख करके सीधा एक लिख दिया है।
जबकि यहाँ पर अगर राज्यसभा की बात करूं मैं, तो वहां पर अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट राजस्थान से लड़ रहे हैं, तब वहां लिखना पड़ेगा कि कुल निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। जबकि राष्ट्रपति का पद तो एक ही है, एक ही विजेता होना है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया 1+1। यानी जो कुल वैध मत मूल्य है उनमें 1+1 यानी 2 का भाग दूंगा तो कितना परसेंट आएगा? 50% आ जाएगा। अरे भाई 100 के अंदर अगर मैं 2 का भाग दूं तो 50 नहीं आएगा। 100 के अंदर अगर 2 का भाग दूं तो कितना आएगा? 50% आ गया ना। तो यहाँ पर जो कुल डाले गए हैं वोट, उनमें अगर 2 का भाग देता हूं तो कितना आएगा? 50% आएगा। और इस सब के अंदर कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। ठीक है, तो इसको न्यूनतम कोटा जो है इसका सूत्र ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुल वैध मत मूल्य बटे 1 + 1 प्लस 1, या डायरेक्ट इसको ऐसे भी बोलते हैं कि जिस कैंडिडेट ने 50% + 1 यानी 51% वोट प्राप्त नहीं किया है, तब तक वो विजेता घोषित नहीं होगा। चाहे कैंडिडेटों की अगर बात करें तो कैंडिडेटों में उसको सबसे ज्यादा वोट ही क्यों ना मिला, लेकिन एक न्यूनतम कोटा जब तक अगर प्राप्त नहीं करेगा वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित नहीं होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, इसके अंदर उम्मीदवार के सामने मतदाताओं को प्राथमिकता देते हुए वोट डालना पड़ता है। क्या? प्राथमिकता, या ये कह सकते हैं कि चॉइस डालते हुए, चॉइस देते हुए वोट डालना पड़ता है। कैसे? हम जो अन्य एमपी एमएलए इनके जो चुनाव होते हैं, इनमें क्या करते हैं, जो कैंडिडेट खड़ा है उसको एक को हम वोट दे के आ जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो इन चारों को वोट डालना है, लेकिन प्राथमिकता देते हुए वोट डालना है। मान लीजिए 10 व्यक्तियों ने ए को फर्स्ट चॉइस दे दी, दूसरी चॉइस बी को दे दी, तीसरी डी को दे दी, चौथी सी को दे दी। इस प्रकार से चॉइस देते हुए, प्राथमिकता देते हुए वोट डालना पड़ता है। सबको वोट डालना पड़ता है, जितने भी कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, सबको चॉइस देनी होती है। जबकि हम अन्य जो चुनाव होते हैं उनमें इस प्रकार से नहीं करते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाताओं को, उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हुए या चॉइस देते हुए वोट करना होता है। और जो चॉइस लिखी जाती है वो निर्वाचन आयोग के पेन द्वारा दिया गया जो पेन होता है उसी से लिखी जाती है। अगर दूसरे पेन से लिख दिया है तो वोट निरस्त कर दिया जाता है। तो ये न्यूनतम कोटा वाली बात होगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं और चारों ही कैंडिडेट को ये न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है। अगर पहली वरीयता में किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, वो विजेता हो जाता है। लेकिन बाई चांस ये कहें कि न्यूनतम कोटा चारों को ही प्राप्त नहीं होता है, मान लीजिए एक कैंडिडेट है, इसको 40% मिल गई, बी को मिल गए 30%, सी को मिल गए 20% और डी को मिल गए 10%, यानी पूरे 100% हो गए। लेकिन न्यूनतम कोटा जो आप जानते हैं कितना होना चाहिए, 50% + 1 होना चाहिए। इन चारों को ये 50% + 1 नहीं मिला है। एक को 40 मिला, एक को 30, एक को 20 और एक को 10% मिले। तो फिर क्या करेंगे? अगर पहली बार में मान ले इसको 52% मिल जाते तो ये विजेता हो जाता, लेकिन इन चारों को नहीं मिला है 50% + 1, तब हम क्या करेंगे? तब इसके लिए हमने जो तीसरा शब्द आया था ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, वो अपनाएगी। ये क्या होती है? देखो दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में तो बता दिया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की 2 प्रणाली होती है, एक होती है सूची प्रणाली और एक होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मत प्रणाली यानी सिंगल वोट ट्रांसफेरेबल सिस्टम। सिंगल वोट ट्रांसफेरेबल सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।
और एक क्या होती है, सूची प्रणाली होती है। ये दो प्रणाली है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की। तो भारत ने क्या किया, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रणालियां, इनमें से केवल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया था राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ये क्या है, देखो दोस्तों, जब कभी ऐसी स्थिति बन जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में कि कोई भी कैंडिडेट को ये 50+1 यानी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है पहली वरीयता में, पहली मतगणना में, तो फिर क्या करें, तो फिर इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग करना है। कैसे करना है, देखो, एक सिंगल वोट ट्रांसफर, यानी जो सबसे कम जिस कैंडिडेट के वोट होते हैं उस कैंडिडेट को सूची से हटा देते हैं और उसकी जो प्राथमिकता है वो अन्य जो कैंडिडेट होते हैं उनमें बांट देते हैं। इसी को देख लेते हैं। मान लीजिए ए कैंडिडेट को 40% वोट मिल जाते हैं, बी को 30, सी को 20 और डी को मिल गए 10% मिल गए। ठीक है, ए को 40, बी को 30, सी को 20 और डी को 10% मिल जाते हैं। अब पहली वरीयता के अंदर यहां पर प्रथम मतगणना होगी या प्रथम वरीयता चक्र जो होगा, इस प्रथम वरीयता चक्र में किसी को भी ये जो 50+1 था न्यूनतम कोटा वो प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग करेंगे और हम दूसरे चक्कर की जो वरीयता है वो देखेंगे, यानी जिसे हम द्वितीय मतगणना भी कहते हैं। द्वितीय मतगणना यानी दूसरे चक्कर की वरीयता के द्वारा मतों की गणना करेंगे, जिसे द्वितीय मतगणना भी कहते हैं। और ये चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक कि कैंडिडेट को क्या हो, न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का क्या मतलब है कि मान लीजिए पहली मतगणना के अंदर किसी को पूरा 50% कोटा प्राप्त नहीं होता है, यानी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है, तो फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग करेंगे और हम द्वितीय चक्कर की मतगणना करेंगे। अब द्वितीय चक्कर की मतगणना में क्या होता है कि जो सबसे कम जिस कैंडिडेट को वोट मिला है उस कैंडिडेट को क्या करेंगे, सूची से हटा देंगे और जो इनको वोट मिले हैं वो अन्य जो 3 उम्मीदवार हैं उनमें ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर देखो, संक्रमणीय कह दो या स्थानांतरणीय कह दो, यानी ट्रांसफर करेंगे। अब मान लीजिए डी को सबसे कम मिला है 10%, तो हम डी को सूची से हटा देंगे, कैंडिडेट की सूची से हटा देंगे और इसके जो वोट हैं वो इनमें ट्रांसफर कर देंगे। मान लीजिए ये 10 लोग हैं, इन 10 लोगों के अंदर 7 ने ए को प्राथमिकता दी थी, दूसरा स्थान दिया था, यानी ये 10 लोग हैं, ये डी को पहला स्थान दे रखा था कब, प्रथम मतगणना में, लेकिन इन 10 ने दूसरा, तीसरा, चौथा भी तो दिया होगा किसी को, इन्हीं में से दिया होगा। तो मान लीजिए ये जो 10 व्यक्ति हैं इन्होंने दूसरा स्थान ए को दिया था, यानी 10 में से 7 ने ए को दूसरा स्थान दे दिया, 2 ने बी को दे दिया दूसरा स्थान और 1 ने दे दिया सी को। तो इसके पास कितने हो गए, 40 7 47 हो गए। इसके पास 30 2 32 हो गए और सी के पास कितने हो गए, 20 रे 21 हो गए। यानी डी को लिस्ट से हटाया, इसके जो वोट थे वो इन तीनों में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर कर दिए। लेकिन फिर भी आप देखिए इसके पास कितना हुआ है, 47, यानी न्यूनतम कोटा फिर भी ये प्राप्त नहीं कर रहा है, कुछ कमी रहेगी, यानी 4 वोटों की क्या रह जाती है, कमी रह जाती है। तो हमने द्वितीय चक्कर की जो मतगणना है वो भी कर ली, द्वितीय चक्कर की मतगणना है उससे भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। तो अब हम तीसरे चक्र की मतगणना करते हैं, तृतीय मतगणना करते हैं। इसमें क्या होता है फिर कि जो इसके बाद अब सबसे नीचे कौन सा कैंडिडेट है, सी कैंडिडेट है, तो इस सी को हम उम्मीदवारों की सूची से हटा देंगे और इसके जो वोट है वो इन 2 के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यानी इन 10 में से मान लीजिए 15 लोगों ने या 10 लोगों ने ए को प्राथमिकता दे दी और 10 ने बी को दे दी।
अब देखिए ए जो है इसके कितने बन रहे हैं, 57 बन रहे हैं, यानी ये न्यूनतम जो कोटा था 50% प्लस 1 वो पार कर गया, इसलिए ए जो है वो राष्ट्रपति के लिए पद के लिए निर्वाचित हो जाता है। अब मान लीजिए इसके कितने हुए थे, 32 से 10 42 हुए, यानी इसने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया था। यहाँ पर ये 20 थे, 10 ए को दी, 10 20 बी को दे दी थी चॉइस। अब मान लीजिए ये सी को जो 20% वोट थे वो 20 के 20 बी को देते हैं, किसको देते हैं, बी को अगर दे देते हैं, ए को बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तो 32 20 कितने हो गए, 52 हो जाते हैं। अब की बार कौन जीत गया, बी जीत गया। अगर 20 में से 10 10 दे तो ए जीत जाता है, और 20 जो है वो सारे के सारे अगर बी को देते हैं तो बी जीत जाते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो अन्य चुनाव होते हैं उनमें इस प्रकार का सिस्टम नहीं होता है, वहां पर फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी जिसको ज्यादा वोट मिले वो विजय हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है, यानी 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करने होते हैं। जब किसी लेकिन अगर किसी को ये कोटा निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है पहली वरीयता के अंदर तो वो इजी हो जाता है, लेकिन बाई चांस अगर पहली वरीयता के अंदर या पहली मतगणना के अंदर किसी भी कैंडिडेट को ये निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग करते हैं और द्वितीय चक्र की मतगणना करते हैं। ये जो मतगणनाएं हैं ये तब तक चलती रहती हैं जब तक कि किसी एक कैंडिडेट को निर्धारित कोटा या न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। और हमने देखा कि तृतीय मतगणना जो की गई है इसमें जाकर के ये न्यूनतम कोटा प्राप्त हुआ है और ए विजयी हो गया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो ये सिस्टम है राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके बाद एक शब्द है गुप्त मतदान में, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान होते हैं वो किसी को दिखाकर नहीं किए जाते हैं, इसलिए इनको गुप्त मतदान भी कह देते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है या चुनाव की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख आर्टिकल 55 में किया गया है। और सबसे पहले मैंने लाइन लिखी थी, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि इसमें जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का यानी इसमें विधायकों और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है और एक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब हो गया कि जब किसी कैंडिडेट को पहली वरीयता में ये निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर जो सबसे कम जिस कैंडिडेट को वोट मिलते हैं वो ऊपर अन्य जो कैंडिडेट होते हैं उनमें ट्रांसफर किए जाते हैं। उस प्रणाली को हम एकल संक्रमणीय प्रणाली कहा था। इसके बाद गुप्त मतदान की बात कर ली थी। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और राष्ट्रपति के चुनावों के अंदर मतदाताओं को उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हुए वोट डालना होता है। ऐसा एक बार हुआ भी था दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उनका जो निर्वाचन है वो द्वितीय मतगणना के द्वारा हुआ था। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसको समझते हैं। दोस्तों हमारे देश के जो चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, बात है 1969 की। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। वीवी गिरी उस समय जो चुनाव हुए थे उसमें 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी और एस.डी. देशमुख। जब 1969 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उस राष्ट्रपति के चुनाव में ये 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे। वीवी गिरी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला था, सबसे
ज्यादा वोट मिला था। इसके बाद सेकंड नंबर पर रेड्डी आए, इनको इनसे कम मिले, और सबसे कम वोट मिला था एस.डी. देशमुख को। ठीक है, तब पहली मतगणना हुई, यानी पहले चक्कर की जो वरीयता थी उसमें इन तीनों को ही निर्धारित कोटा या न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन वीवी गिरी को अन्य दोनों से ज्यादा वोट मिले थे। और यही बात मैं बता रहा हूं बार बार कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कैंडिडेटों की दृष्टि से देखें तो चाहे सबसे टॉप ही क्यों ना हो, सबसे ज्यादा वोट क्यों ना मिला हो, लेकिन जब तक वो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा। तो इन तीनों कैंडिडेटों के अंदर सबसे ज्यादा वीवी गिरी को वोट मिले थे, लेकिन न्यूनतम कोटा वो प्राप्त नहीं कर पाया था। तो फिर द्वितीय चक्र की मतगणना की गई, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया गया और द्वितीय चक्र की मतगणना की गई, और जो सबसे कम जिस कैंडिडेट को वोट थे उसको सूची से हटाया, और इसको जो वोट मिले थे वो इन दोनों में ट्रांसफर किए गए थे। और जब जैसे ही ट्रांसफर किए, वीवी गिरी जो है उसने न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया था और देश के चौथे राष्ट्रपति बन गए थे 1969 में। तो दोस्तों ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी आर्टिकल 55, आर्टिकल 52, 53, 54, 55 पर हमने चर्चा कर ली है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है उन पर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।